Hello friends, we are talking about the ecosystem. हम लोग इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, पारितंत्र की बात कर रहे थे। और पारितंत्र के इकोसिस्टम के चार कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम का पहला कंपोनेंट या घटक जो होता है दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादकता। अब ये प्रोडक्टिविटी कई प्रकार की होती है, उसकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि पहली प्रोडक्टिविटी जो होती है दैट इज़ योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। देन कम्स योर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता। तीसरी होती है एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। और चौथा जो होता है वो होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखो। देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें ये इक्वेटर है यानी कि विषुवत रेखा है। इसके दोनों ओर घने जंगल पाए जाते हैं। इस बेल्ट को हम लोग उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ ये इसका आंसर होगा कि सबसे अधिक जीपीपी, सबसे अधिक एनपीपी और सबसे अधिक जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हमको देखने को मिलेगी। दूसरा आता है हमारे पास के अंदर कि जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी इधर ही सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सीख लो सब लोग, मैक्सिमम जीपीपी, मैक्सिमम एनपीपी और मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता देखने को मिलती है। आगे बात समझ में। अब आता है हमारे पास में नंबर 2, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हमने नंबर 1 पढ़ा फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन। फिर हमने पढ़ा लीचिंग यानी कि क्षालन। फिर हमने पढ़ा कैटाबॉलिज्म, एंजाइम की सहायता से बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं उसको अपघटित कर देते हैं, अपचित कर देते हैं। 4 नंबर हमने पढ़ा ह्यूमिफिकेशन। 5 नंबर हमने पढ़ा मिनरलाइजेशन। तो ये पॉइंटों में होती हैं। एनसीईआरटी क्या करती है, शुरू में 4-5 पॉइंट देती है, फिर हर एक पॉइंट को वो धीरे धीरे हर चीज़ को समझाती चलती है। तो ये सीक्वेंस हमारा चल रहा था। नाउ द थर्ड कंपोनेंट यानी कि तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा एनर्जी फ्लो। यानी कि ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं? अब जो है ऊर्जा प्रवाह होता है ये फूड चेन के अंदर, यानी कि खाद्य श्रृंखला के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो मैं अभी आपको एनर्जी फ्लो बता रहा हूँ, और एनर्जी फ्लो के बाद में वी विल टॉक अबाउट द सक्सेशन, यानी कि
अनुक्रमण का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो स्टेप हमारा है एनर्जी फ्लो। ये एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा प्रवाह क्या होता है वो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। ऊर्जा प्रवाह में ऊर्जा जो होती है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होती है। मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये हमारा सूरज है और सूरज जो होता है सन, यह पृथ्वी के ऊपर ऑन अर्थ इट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर कौन है? तो आंसर होता है सन यानी कि सूरज। और जीवों के शरीर के अंदर ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत कौन होता है? तो आप बोलोगे एटीपी। ये फर्क है दोनों में। पृथ्वी पर तो सूरज है और हमारे शरीर के अंदर कौन है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो होता है। अब सपोज करो सूरज से 100% इंसिडेंट लाइट आई, यानी कि आपतित प्रकाश हुआ। इस आपतित प्रकाश को हरे पौधों ने ग्रहण किया, उसमें से 50% तो रिफ्लेक्ट हो गया यानी कि परावर्तित हो गया या नष्ट हो गया, और 50% से भी कम प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट। 50% से भी कम जो है प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, वो पौधे ग्रहण करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका 50% का ऑफ इट, इसका 2 से 10% यूज़ करते हैं। कौन? पौधे जो होते हैं वो 2 से 10% जो है इसको यूज़ करते हैं। बात समझ आई? तो अब ये 2 से 10% से ही पूरा ब्रह्मांड का, विश्व का भोजन जो भी बनता है वो बनता है। अब जो बनाते हैं भोजन को, उनको बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो अब अपन बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की। तो ये रही हमारे पास में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को यदि आप देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? द चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉर फूड। वह श्रृंखला जिसमें कि एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर होता है, उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। और वी कैन ऑल्सो से इट इज द सीक्वेंस इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। यह वह श्रृंखला है जिसमें कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर होता है। अब फूड चेन में क्या होता है देखते हैं इधर। पहले मैं आपको सिंपल फूड चेन बता रहा हूं। सिंपल फूड चेन, ये हमारे पास में ग्रास है यानी कि घास है, और इस घास को इंसेक्ट ने खाया। इस इंसेक्ट को, ये हमारा इंसेक्ट हो गया, और इस इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। इस फ्रॉग को स्नेक खा गया यानी कि सांप खा गया। तो ये जो खाद्य श्रृंखला, ये सिंपल फूड चेन है, सरल खाद्य श्रृंखला है। प्रोड्यूसर हरे होते हैं यानी कि ग्रीन होते हैं, जिन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं। उत्पादक क्या करेगा? भोजन का उत्पादन करेगा।
फोटोसिंथेटिक होगा। प्रकाश का ये जो मैंने बताया पॉइंट, ये PAR है, फोटो एक्टिव रेडिएशन, जो कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो तरंग दैर्घ्य होती है वह PAR कहलाती है। और PAR का 2 से 10% प्रकाश को ग्रहण करके पौधे जो है भोजन बनाते हैं। तो ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक हो गया। और इस उत्पादक को इंसेक्ट ने खाया, तो ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब ये जितने भी आएंगे सारे, ये सब आपके हेटेरोट्रॉफ होंगे। केवल प्रोड्यूसर ही आपका ऑटोट्रॉफ होता है, यानी कि स्वपोषी होता है। तो हेटेरोट्रॉफ के अंदर इंसेक्ट आ गया, फ्रॉग आ गया, स्नेक आ गया, लेकिन इंसेक्ट ने सबसे पहले खाया, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाया। ओके, सो इट इज कॉल्ड योर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी उपभोक्ता। अब इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया, तो ये आपका क्या कहलाया? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहलाया ये? सेकेंडरी कंज्यूमर हमने इसको कहा। लेकिन ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये इसने पहली बार मांस खाया है या नॉन वेजिटेरियन चीज़ खाई है? तो ये पहला मांसाहारी हो गया। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसको हम लोग प्राइमरी कार्निवोरस कहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्निवोरस कहेंगे। और खाद्य श्रृंखला में जो एंड में आता है उसको हम लोग बोलते हैं उच्च उपभोगी, यानी कि टॉप कंज्यूमर हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पर यह टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। ये है हमारी सिंपल फूड चेन, जिसमें मैंने ग्रास लिया, इंसेक्ट लिया, फ्रॉग लिया और स्नेक लिया। अब जो खाद्य श्रृंखला होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस, बी केयरफुल, कि खाद्य श्रृंखला की लिमिटेशंस क्या होती हैं, खाद्य श्रृंखला की सीमाएं क्या होती हैं। खाद्य श्रृंखला की सीमा के अंदर पहली चीज़, जैसे इंसेक्ट यहाँ पर आ गया तो वापस यहाँ पर इंसेक्ट नहीं आ सकता है, यानी खाद्य श्रृंखला के अंदर एक पोषण स्तर के ऊपर एक ही जाति हो सकती है, नो अदर स्पीशीज कैन बी देयर। तो ओनली वन स्पीशीज एट वन ट्रॉफिक लेवल, वन ट्रॉफिक लेवल। मेंढक दोबारा नहीं आएगा इसके अंदर, स्नेक दोबारा नहीं आएगा, आ गया सुने? तो ओनली वन स्पीशीज एट वन ट्रॉफिक लेवल इज देयर। दूसरी चीज, अब मैं फूड वेब बता रहा हूं, ये सिंपल फूड चेन थी। अब मैं खाद्य जाल, ये खाद्य जाल जिसे हम लोग फूड वेब कहते हैं, वो क्या होता है? सपोज करो ये सिंपल चेन थी, इसको कुत्ता खा गया, डॉग खा गया, डॉग को लॉयन खा गया, तो ये एक श्रृंखला अलग निकली। इधर क्या हुआ कि स्नेक को ईगल खा गई। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है? अनेक सरल खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। बहुत सारी सिंपल फूड चेन जब मिल जाती हैं तो हम उसको फूड वेब कहते हैं। एक में से बहुत सारी निकल गई तो अब जाल बनना शुरू हो गया, उसको अपन लोगों ने फूड वेब कहा। तो फूड वेब जो होता है, खाद्य जाल जो होता है, उसको नॉट इंक्लूडेड, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहली दूसरी बात। तीसरी बात, जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, उनको भी खाद्य श्रृंखला के अंदर नहीं रखते हैं। तो सैप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये 3 पॉइंट हो गई।
एक और पॉइंट आप इसमें सीख लीजिए, एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा लेकिन लाइन दे रखी है अलग से। किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो टॉप लेवल होते हैं केवल उन्हीं को लिया जाता है। ज़्यादा लंबी खाद्य श्रृंखला को हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एंड के अंदर तो देखेंगे अगर बहुत लंबी श्रृंखला होगी तो एनर्जी मिलेगी ही नहीं। आ गया 10% लॉ के हिसाब से जो भी अपन डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? तो खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। एक क्या कहलाई? सिंपल फूड चेन। एक क्या कहलाई? कॉम्प्लेक्स फूड चेन। सिंपल फूड चेन में 3 ट्रॉफिक लेवल होते हैं एंड दीज थिंग्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड चेन। खाद्य जाल या फूड वेब वह होता है जिसमें बहुत सारी सिंपल फूड चेन आपस के अंदर मिल जाती हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं सिंपल फूड चेन। ओके, अब बात चलती है हमारे पास में कि खाद्य श्रृंखला जो होती है वह और कितने प्रकार की होती है। तो देखिए साहब, खाद्य श्रृंखला जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है डेट्रिटस फूड चेन, कल भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। डेट्री क्या ले लो पहले अपन, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन को हम लोग चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चारण माने चरना, तो जानवर क्या चरता है? हरी चीज़ें, घास चरता है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला होती है इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया कि यह ग्रीन प्लांट से प्रारंभ करती है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट। ये रहा, ये घास थी, ये प्रोड्यूसर है। इसको इंसेक्ट ने खाया या गाय ने खाया तो गाय भी तो चर रही है। ये वाली जो श्रृंखला है इंसेक्ट, फ्रॉग और स्नेक वाली, ये आपकी चारण खाद्य श्रृंखला होती है। अब दूसरी होती है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन जो होती है यह इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कैसे? चलो समझा देता हूं। ये हमारे पास में ये मैनग्रोव प्लांट्स के द्वारा ज़्यादा शो होती है। मैनग्रोव प्लांट्स जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। चलिए मैं इसको आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है। डेट्रिटस फूड चेन जो हम कह रहे हैं यह डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होती है। ये हमने यहाँ पर आपको बताई। ये हमारे पास में मैनग्रोव प्लांट है। कौन सा ये? मैनग्रोव प्लांट है। ओके, अब क्या हुआ? ये पानी है, ये सारा क्या है? वाटर है। इसकी पत्तियाँ गिरी, झड़ी और सड़ी तो क्या बना? ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो पानी के अंदर घुल जाता है। ह्यूमस डिसॉल्व्स इन वाटर। और इसका उपयोग जो होता है वो कौन करता है? यूज्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। बात सुनाई? और ये फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं
इनको साइक्लोप्स ने खाया, डेफनिया ने खाया, ये खाते हैं। इनको छोटी मछली ने खाया, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, बड़ी मछली ने खाया, और बड़ी मछली को आदमी खा गया या कोई और खा गया। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है ये ह्यूमस से प्रारंभ हुई, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो कि ये लोग पूछते ही हैं और पूछ सकते हैं। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इन दोनों खाद्य श्रृंखलाओं में से जीएफसी में से और डीएफसी में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ज़्यादा पृथ्वी पर रहती है, जीएफसी या डेट्रिटस? तो बच्चे क्या सोचते हैं, यार ग्रेजिंग होगी, बकरी खाती रहती है, गाय खाती रहती है, भैंस है, जितने भी जानवर है, लेकिन कोई सारे के सारे थोड़ी चढ़ते रहते हैं एक साथ ही। लेकिन अभी भी आप पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो कोई ना कोई चीज़ तो सड़ रही होगी, यानी कि क्या बन रहा होगा, ह्यूमस बन रहा होगा, कोई ना कोई चीज़ अपघटित हो रही होगी, कोई ना कोई किसी के अंदर कैटाबॉलिक हो रहा होगा, सभी के अंदर कैटाबॉलिज्म होता ही रहता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ग्रेजिंग फूड चेन नहीं होती है, बल्कि डीएफसी होती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन अर्थ डीएफसी इज डोमिनेंट। पृथ्वी पर कौन सी खाद्य श्रृंखला प्रभावी रूप से पाई जाती है? तो आंसर होता है डीएफसी। आ गया समझ में? कौन सा होता है? डीएफसी हमारा जो है ये आंसर होता है। और इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जलीय माध्यम में, जीएफसी इज डोमिनेंट। याद कर लेना, बनता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद करना चाहिए इन दोनों के बारे में कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो डेट्रिटस अपरद खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस को बोलते हैं अपरद, और इसको बोलते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। तो अपरद बने अपरदित हुए पदार्थ से जो प्रारंभ होती है। ओके, तो ये तो रही हमारे पास के अंदर दो प्रकार की फूड चेन। अब एक नियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। लॉ यानी कि 10% का नियम। ये ग्रास है, ग्रास को अभी किसने खाया था? इंसेक्ट ने खाया था। इंसेक्ट को किसने खाया था? फ्रॉग ने खाया था। फ्रॉग को किसने खाया था? स्नेक ने खाया था। आया? अब सपोज करो इसके अंदर 1,00,000 कैलोरीज ऊर्जा है। मालूम है, जितनी भी लाइट होती है भाई 100 आई थी, 50 रिफ्लेक्ट हो गई, 50 से कम जो है ये ग्रहण करते हैं पौधे। लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोड्यूसर यूज ओनली 1% लाइट। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। ये पार का 2 से 10% ग्रहण करते हैं, और उसका भी यह 1% ही ग्रहण करते हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया था एक बार, 0.02 से 0.04 लगभग ये आता है। आपको क्या सीखना है कि जो उत्पादक होते हैं वह आने वाले प्रकाश में से केवल 1% प्रकाश ही ग्रहण करते हैं। अब क्या हुआ, इस कीड़े ने घास को खाया जिसमें ऊर्जा थी, तो इसमें भी एनर्जी आ गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ? तो आंसर हुआ 10%। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो इसको कितनी मिली? 1 0 हटा दो,
इतनी एनर्जी इसके पास में यहाँ से यहाँ आ गई। फिर यहाँ से भी क्या होगा, 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होगा। तो इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, एक जीरो और हटा दो। फिर यहाँ से 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ तो इसको कितनी मिली, 100 कैलोरीज एनर्जी मिली। तो क्या हो रहा है, एनर्जी लगातार घटती जा रही है और मैक्सिमम एनर्जी किसके अंदर होती है, प्रोड्यूसर के अंदर, और मिनिमम एनर्जी किस में होती है, तो आंसर होता है टॉप कंज्यूमर में होती है। मिनिमम एनर्जी जो है वो स्नेक के अंदर होती है और मैक्सिमम एनर्जी जो है प्रोड्यूसर के अंदर होती है, मिनिमम इन टॉप कंज्यूमर होती है। ये जो नियम है इसको हम लोग बोलते हैं 10% लॉ, विच वॉज गिवन बाय लिंडमैन। लिंडमैन ने यह ऊर्जा बताई थी कि भाई केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ओके, अब अपन बात करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यानी कि पारिस्थितिकी स्तूप जिसे हम लोग कहते हैं। ये पारिस्थितिकी स्तूप जो होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, दे आर मीन टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। पारितंत्र की संरचना को बताने के लिए होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो थे, इट वॉज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन के द्वारा यह दिया गया था। ये पिरामिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, बल्कि 4-5 भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, तो जो पिरामिड हैं वो कितनी प्रकार के हैं, ये रहे। पहले प्रकार का पिरामिड जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज योर पिरामिड ऑफ नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं संख्या का स्तूप। अब इसको हम 2 में बांटते हैं। कैसे? एक हो गया थलीय, यानी कि टेरेस्ट्रियल, और एक हो गया जलीय, यानी कि एक्वेटिक। अब आप देखो कि बहुत सारे पेड़ हैं मेरे पास में, इसको यहाँ समझा रहा हूँ। मेरे पास में बहुत सारे पेड़ हैं या घास मान लो, ये रे। तो जंगल में इन घास की या इन वनों की या इन पेड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर हो गए। तो इसका जो बॉटम है वो ज़्यादा चौड़ा रहेगा। तो ये कौन हो गए तुम्हारे पास में, प्रोड्यूसर। अब इन प्रोड्यूसर को खाने वाले जो पक्षी होते हैं वह कम होंगे। तो ये पक्षी हो गए हमारे पास में, ये पक्षी हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, जिनकी संख्या प्रोड्यूसर से कम होगी। फिर इन पक्षियों को सपोज करो स्नेक ने खाया, तो स्नेक भी कोई, सपोज करो ये 100 हैं, ये 50 हैं, ये 20 हैं, तो ये कौन हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर।
द्वितीयक उपभोक्ता हो गए कौन? सांप, स्नेक। और ईगल, चील जो होती है वो टॉप कंज्यूमर में आ गई। तो यहां पर क्या हो रहा है? संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसके कारण कि पिरामिड कैसा बन रहा है? सीधा। तो इनका जो पिरामिड होता है वह सीधा होता है। पानी को ले लो, जलीय वातावरण में, यहां पर मैं पेड़ों की जगह पर एल्गी ले लेता हूं, तो एल्गी जो है बहुत अधिक मात्रा के अंदर वो होती हैं, संख्या में होती हैं, ठीक। उनको खाने वाले जो साइक्लोप्स व डेफनिया होते हैं, साइक्लोप्स और डेफनिया वो और कम हो गए। साइक्लोप्स और डेफनिया को खाने वाले जो स्मॉल फिश होती है, छोटी मछली, स्मॉल फिश, वो कम होएगी, और स्मॉल फिश को खाने वाली बड़ी मछली और भी कम होएगी। तो जलीय पारितंत्र में भी जो है संख्या का पिरामिड जो होगा वो सीधा होगा। ओके, तो हमने इसको लिख दिया सीधा होता है, बात खत्म। अब आता है हमारे पास में पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। पहली चीज तो जैव भार की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। आगे समझ में कितनी? जैव भार किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर और फ्रेश वेट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड योर बायोमास। यानी कि जीवों के शरीर में उपस्थित जो शुष्क भार होता है और ताज़ा भार होता है, उसको हम लोग जो है बायोमास या जैव भार कहते हैं। बात समझ आई? अब पिरामिड ऑफ बायोमास को भी मैं दो में बांट रहा हूं। एक कहलाया थलीय, यानी कि टेरेस्ट्रियल, जमीन पर, और एक कहलाया एक्वेटिक, यानी कि जलीय। अब आप देखो ये पेड़ है बहुत सारे, मैंने कहा भाई इन पेड़ों को तोड़ के लाओ और इनका बायोमास निकालो। तो पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, भारी होते हैं, तो उनका जो वजन होगा वो कैसा होगा? वह मैक्सिमम वेट होगा, यह मैक्सिमम बायोमास होगा। मैक्सिमम बायोमास किसका हुआ? इन प्रोड्यूसर्स का, वृक्षों का। वृक्षों पर निर्भर रहने वाली जो पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, उनका जैव भार इन पेड़ों से कम होगा। पक्षियों के ऊपर निर्भर रहने वाले सर्प हैं, सांप हैं, उनका जैव भार और भी कम होगा, क्योंकि वो सांप जो है वो 2-4 पक्षी खाएगा, वेट बढ़ जाएगा, उसका बायोमास बढ़ जाएगा। चील जो होती है वो क्या करेगी? सांप को खाएगी, लेकिन 10% एनर्जी तो ट्रांसफर होएगी, तो 10% ही बायोमास बनेगा, वी कैन से। तो इसका पिरामिड जो होगा, बायोमास का पिरामिड किसका? थलीय क्षेत्र का। वो कैसा होता है? सीधा होता है। अब मैं जलीय पर जा रहा हूं। जलीय का जो पिरामिड होता है वह इन्वर्टेड होता है, प्रतिलोमित होता है, उल्टा होता है। आ गया समझ में? जो हमारे पास में एक्वेटिक है उसके अंदर क्या होगा? मैंने सारी शैवाल एकत्रित कर ली पानी की, हाँ, पानी के अंदर। तो जो जलीय पौधे होते हैं 90% पानी होता है, तो बायोमास जो होगा बहुत कम होगा। जैसे कि पालक की सब्जी बनाते हैं, बनने के बाद में इतनी सी हो जाती है, सारा पानी निकल जाता है उसके अंदर से। तो यहाँ कौन आ गया तुम्हारे पास के अंदर? एल्गी। एल्गी को खाया किसने? साइक्लोप्स व डेफनिया ने। साइक्लोप्स और डेफनिया को किसने खाया? स्मॉल फिश ने। स्मॉल फिश का भार इससे ज़्यादा होगा, और बिग फिश ने खाया छोटी मछलियों को। तो ये हमारा जो है इसका वेट जो होगा, बायोमास, वो सबसे अधिक होगा। यानी कि एक्वेटिक का, जलीय का बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सीधे तो सभी होते हैं ज़्यादातर, आप उसको याद करो जो उल्टा होता है। हो गया? चलिए